अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन आखिरकार पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये इजाजत दे दी गई है कि जितने भी मैरिज हॉल्स हैं फैसलाबाद के नहीं पंजाब के, वो खोल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से एक परेशानी का आलम जो घरों के अंदर देखने को मिलता था। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां थी जिनकी शादियां जो हैं वो मैरिज हॉल्स बंद होने की वजह से और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी, लेकिन अब उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें नजर आती थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको मैं जानता था मंगनियां टूट चुकी थी उनकी, क्योंकि मंगनियां हुई थी और वेट किया जा रहा था, लेकिन कोई ना कोई बात हुई उसकी वजह से मंगनी टूट गई। लेकिन अब मैरिज हॉल खुलने की वजह से और शादियों की इजाजत मिलने की वजह से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिन्होंने शादियां जो करनी थी, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि मैरिज हॉल मालकान थे, मार्की के मालकान थे। मार्किंग के मालकान के साथ साथ एक पूरी चेन थी इस इंडस्ट्री की जो कि किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ मुंसलिक थी। यानी उस मार्की के अंदर काम करने वाले जितने भी मुलाजमिन हैं, बहुत सारे मुलाजमिन उनमें से होते थे जो कि दूसरे शहरों से आके फैसलाबाद के अंदर काम कर रहे होते थे। हजारों की तादाद में ये लोग थे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मार्कियां और मैरिज हॉल्स हैं। उनको मैनेज करने के लिए हजारों की तादाद में लोग थे जो जिनको यहाँ पे लाया गया था और मुलाजमत कर रहे थे यहाँ पे। और इसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर चिकन जो है उसको सेल करना था, मसाला जात, और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें जो थी मैनेजमेंट की। एक पूरी इंडस्ट्री थी और इस इंडस्ट्री को चलाया जा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद थी, अब खुल चुकी है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको रोज़गार के मौके जो है अब मिलना शुरू हो गए। दूसरी जानब अगर देखा जाए, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को ओपन किया जा चुका है और इसकी वजह से वालिदैन बच्चों के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बच्चे कहीं कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। तो देखना अब यह है कि किस तरह से हमारा सिस्टम जो है उसको आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि कोरोना के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे। उन आफ्टर इफेक्ट से किस तरह से निपटा जाएगा, एसओपीज डेवलप किए गए, उन एसओपीज के तहत जो है वो स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा। आधे बच्चे एक दिन बुलाए जाएंगे और आधे बच्चे दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इंतजामिया को एसओपीज दिए गए, लेकिन कुछ उनको भी छूट दी गई है कि वो अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए मामला को तय करें और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वाइट करें। इसलिए तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को के साथ नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स को डिसाइड किया गया है कि क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ साथ जहांगीर अशरफ मौजूद है जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के। दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब की तरफ चलूं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटीज के क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, एसओपीज क्या बनाए गए हैं कोरोना को लेके, और कौन सी क्लासेस होंगी जिनको बुलाया जाएगा और कौन सी क्लासेस को चंद दिन बाद बुलाया जाएगा, क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। एचईसी ने जनरल गाइडलाइंस तो पूरी यूनिवर्सिटीज़ को दे दी हैं, फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को, और पंजाब की एचईडी ने जो है वो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को दे दी हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी यूनिवर्सिटी को दे दी है कि आप अपनी कन्वीनियंस देखें और देखें कि क्या एक कैंपस में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा रश ना पड़ जाए। तो उस के तनाजुर में हमने जो डिसाइड किया वो ये कि सबसे पहली जो फेज़ है उसमें हम पीएचडी और मास्टर्स स्टूडेंट्स जो है उनको बुला रहे हैं, और उन्होंने आना शुरू कर दिया और रिसर्च शुरू कर दिया। जो हमारे नए एडमिशन हुए हैं उनकी क्लासेस जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो सारी की सारी ऑन कैंपस आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है उनकी फेमिलियरिटी होना सिस्टम के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ और टीचर्स के साथ बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हमने फर्स्ट ईयर को, न्यू एडमिशन्स को तो पूरा बुला लिया। उसके साथ साथ जो फाइनल ईयर है, चूँकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और रिसर्च करनी होती है, उनको भी हम ऑन कैंपस बुला रहे हैं। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो थियरी की क्लासेस हैं ये सारी ऑनलाइन होंगी, और उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम थोड़ा सा थ्योरी के कोर्सेज जो है वो सेमेस्टर के शुरू में जल्दी ख़त्म करके हम प्रैक्टिकल्स जो हैं वो भी ऑन कैंपस करेंगे, और उनका जो मिड और फाइनल का एग्ज़ाम है वो भी ऑन कैंपस होगा, लेकिन क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह जो है ये ऑनलाइन हम करेंगे। ठीक है, जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जहांगीर, स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से भी बताइएगा कि उनका क्या क्राइटेरिया तय किया गया, क्या एसओपीज होंगे जिनके मुताबिक उनको स्कूल्स में बुलाया जाएगा?
अच्छा हनान, चूंकि कोरोना वायरस का एक ऐसा खौफ था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा डिस्कस किया गया और इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है तालीमी अदारों में, तो जितने भी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको SOPs भी दे दी गई और उसके साथ साथ कहा गया कि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कम से कम बच्चों को अपने ऑन कैंपस बुलाएं। तो इस हवाले से स्कूल्स में जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि आधे बच्चों को एक दिन बुलाएंगे आप, आधे बच्चों को नेक्स्ट डे बुलाएंगे और टीचर्स को कहा गया है कि वो बच्चों को इस तरह से हैंडल करें, इतना उनको होमवर्क दें कि वो जो बच्चे एक दिन घर रेस्ट होंगे तो वो एक दिन उनको इतना ज्यादा काम दे दिया जाएगा, मतलब 2 दिन का काम दे दिया जाएगा कि उनको होमवर्क कितना दे दिया जाए ताकि वो उसमें इन्वॉल्व रहें। और चूंकि स्मार्ट सिलेबस कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब टाइम पीछे बहुत कम है, इस अगर आप इस एकेडमिक ईयर की बात करें तो आधा ये गुजर चुका है और आधा बाकी है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़रूरी था कि उनको टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं वो बताई जाएं। तो इस हवाले से अभी जो पहले फेज में सिर्फ मैट्रिक की क्लास को बुलाया गया है 9th और 10th को, और उसके एक हफ्ते के बाद फिर मिडिल क्लासेस को बुलाया जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल्स को बुलाया जाएगा। इसी तरह कॉलेजेस ने किया है कि उसने कुछ क्लासेस को बुला लिया है। और चूंकि फर्स्ट ईयर के अभी एडमिशन के हवाले से गवर्नमेंट ने मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो अभी इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट एडमिशन नहीं हुए, तो उनके पास तो अभी एक स्पेस मौजूद है कि उनके एडमिशन होंगे या तो सितंबर के आखिर में या उनके अक्टूबर में। तो इस हवाले से उनके पास अभी स्पेस मौजूद है कॉलेजेस के पास, तो वो अभी सिर्फ सेकंड ईयर को बुला रहे हैं। और जहां पर BS हो रहा है वो BS के भी आधे बच्चों को बुला रहे हैं और आधे बच्चों को अभी तक ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ है वो भी हर यूनिवर्सिटी अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, रही यूनिवर्सिटी सिर्फ MPhil और PhD को बुला रही है, बाकी बच्चों को उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इन टच रहें। GC यूनिवर्सिटी वो अभी एग्जाम के फेज में है, अभी इन्होंने फिजिकल एग्जाम लेना है, क्योंकि इन्होंने अक्सर यूनिवर्सिटी के GC यूनिवर्सिटी ने अक्सर बच्चों से एग्जाम लिए नहीं ऑनलाइन, उनको कहा कि आप फिजिकल एग्जाम दें। तो अब फिजिकल एग्जाम अभी इन्होंने कंडक्ट करना है, तो इसलिए रश कम ही रहेगा ऑन कैंपस, क्योंकि वो डिवाइड किया है वो तमाम को। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस के SOPs को चेक करने के लिए कोई टीमें तश्कील दी गई? टीमें हर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल को चेक करेगा, डायरेक्टर कॉलेजेस को चेक करेंगे, और चूंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये समझ लें कि ऑटोनोमस हैं, उनके वाइस चांसलर्स हैं, उनके रेक्टर हैं, उनकी अपनी इंतज़ामिया है, वो उन पर कोई एज इट इज़ चेक नहीं है आउटसाइड से कि आप आउटसाइड से जाके कोई और इदारा या कोई और मॉनिटरिंग विंग उनको चेक करे। तो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो कोई ऐसा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वैसे भी इनको जैसे काफ़ी इख्तियारात यूनिवर्सिटीज़ को खुद दिए गए, ये इख्तियार स्कूल को नहीं है। स्कूल को जो पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट ने दी है उसी पर अमल दरामद करना है, जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चूंकि सिंडिकेट मौजूद होती है, हर यूनिवर्सिटी की एक बॉडी है जो उसके रूल एंड रेगुलेशन और उसके जो भी आप कवानीन राइज करना चाहें उससे आप पास करवा सकते हैं। तो इनकी अपनी अथॉरिटी है, अपने डीन हैं, HODs हैं, चेयरपर्सन हैं, एक पूरी जो इनकी अपनी सिस्टम पहले से चल रहा है, और इनके अपने जैसे स्टूडेंट अफेयर का हर यूनिवर्सिटी में मौजूद होता है। स्कूल में ऐसा नहीं है, हर कॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बाकायदा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं, उनके पास बच्चों के मामलात होते हैं। तो SOPs के हवाले से भी वायलेशन को वही देखेंगे स्टूडेंट अफेयर्स के जो इंचार्जेस हैं। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन टीचर्स वहाँ पे जो आएंगे उनके पहले से कोई कोरोना के टेस्ट किए गए हों जिससे पता चल सके कि ये इनके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है? अच्छा, ये हुकूमत की अभी तक कोई क्लियर कट इस हवाले से पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले फेज में कहा गया था कि जनाब जितने भी तालीमी इदारे खुलेंगे वहाँ पर टीचर्स पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में उनको ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक मरहला आया, गवर्नमेंट ने खुद टीचर्स के टेस्ट शुरू किए कोरोना, लेकिन वो 1500-1600 टेस्ट हुए तो गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतनी किट्स ही अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नई पॉलिसी आई कि जनाब जिसको सिम्टम्स होंगे सिर्फ वही चेक करवाएगा। एक और पॉलिसी आ गई कि सिलेक्टेड सैंपलिंग होगी। अब ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने सिर्फ स्कूल्स के लिए रखी हैं। अब कॉलेजेस के लिए क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होगा, इनको क्लियर कट ये नहीं कहा गया कि कोरोना टेस्ट मस्ट करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट बिलखसूस वो ये कह चुका था कि जिसको सिम्टम होंगे वही करवाए, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग के हवाले से उतनी कैपेसिटी मौजूद। देखें, अगर फैसलाबाद में सिर्फ स्कूल टीचर्स करवाएंगे 25,000, तो आपके पास 25,000 क्या कैपेसिटी है, कितनी देर में आप करेंगे? क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कैपेसिटी थी 300 डेली।
तो 300 डेली को करें तो वो कितना टाइम लग जाएगा अगर आप 24-25 अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। तो इसी तरह अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं कि तमाम के, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हकीकी तौर पर गवर्नमेंट इसको कर सकती है कि तमाम ही टीचर्स ही करवाएं। और प्राइवेटली करवाने पर असातिज़ा की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ये गवर्नमेंट रूल्स है कि उसकी सारी जो इस हवाले से है, बीमारी के हवाले से या उसकी मेडिकल के हवाले से, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो अगर टेस्ट करवाने तो गवर्नमेंट करवाए, प्राइवेटली क्यों करवाएं सारे टीचर्स सारे। ठीक है, हमारे साथ तनवीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तनवीर साहब, स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है पढ़ाई के हवाले से बच्चों के लिए, क्योंकि एक लंबा अरसा पढ़ाई का हर्ज हुआ है, उसे कवर कैसे करेंगे? देखिए, लास्ट सेमेस्टर जो है वो थोड़ा तो हमारा ऑन कैंपस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये कोविड आया, तो उसको तो बड़ा हमने सक्सेसफुली ऑनलाइन कर लिया। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, ज़ाहिर है टीचर्स जो थे वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई हुई थी, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अब जो सेमेस्टर हमारा ख़त्म हुआ है तो उसमें टीचर्स अच्छी तरह से ट्रेंड हो गए हुए हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो हमारा सेमेस्टर भी बिल्कुल टाइम के ऊपर कंप्लीट हुआ। हमने एग्ज़ाम भी सारे ले लिए, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब हमारा पिछला सेमेस्टर क्लोज हो गया। सिवाय एक चीज़ रहती थी, वो थे प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स सिर्फ ऑन कैंपस ही हो सकते थे, वो ऑफलाइन नहीं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। तो वो जो हमारा जो एडमिशन्स के दिन थे, जब हमारे नए बैच के एडमिशन हो रहे थे, तो हमने पिछले बैच के जो प्रैक्टिकल मिस थे वो करवा लिए, तो अभी वो ख़त्म होने वाले हैं। तो हमारा 1 अक्टूबर, ये जो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, उसमें हमारा नया बैच, नया एडमिशन भी शुरू होगा और पिछली जो क्लास अगली क्लास में शिफ्ट होगी अगले बैच में। तो अच्छा, कोई एडमिशन में प्रॉब्लम्स आए इस दफ़ा आपको? एडमिशन में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि इस दफ़ा एप्लीकेशंस हमें काफ़ी ज़्यादा मौसूल हुई हैं और इस दफ़ा मेरिट भी ज़्यादा रहा है, खास मेरिट भी ज़्यादा रहा है। मेरिट भी ज़्यादा। अच्छा, एक साइकी होती है ना बच्चों की कि इस दफ़ा यार पता नहीं क्या हो जाएगा, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स रह गए, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसमें बेसिकली हमने ये किया था कि हमने जो एडमिशन का मेरिट बनाया वो था मैट्रिक और एफएससी के पार्ट 1 के ऊपर बेस ना। तो पार्ट 1 का रिजल्ट सबका आया हुआ था, तो पार्ट 2 जो है वो जब बच्चों का आएगा तो उस वक्त वो जमा करवा देंगे, लेकिन हमने जो एडमिशन किया वो पार्ट 1 और मैट्रिक के रिजल्ट की बेस पे किया। ठीक है, क्या समझते हैं आप कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे कोरोना के और उससे किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं कि आप समझ लें कि सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, इसकी डिफरेंट जिहतें हैं। अब मैं चूँकि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से हूँ, टेक्सटाइल के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि कोरोना से पहले जो पाकिस्तान की या दुनिया में जो ट्रेड चल रही थी या जो बिज़नेस चल रहा था, अब उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि एकदम से बिजनेसेस डाउन होने शुरू हो गए। जो हमारी टेक्सटाइल मिलों के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे वो उसमें थोड़ा सा एक धचका लगा। तो 4 महीने ऐसे गुजरे जिसमें एक्सपोर्ट्स जो थी वो नीचे को आ गई, लेकिन 5वां महीना जो हमारा जो जुलाई का महीना था, जनवरी फरवरी ठीक था, फिर मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीने हमारी जो थी वो एक्सपोर्ट्स, ये वर्ल्ड ओवर भी ऐसी थी और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी थी कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड आया। लेकिन जुलाई में हमने जो है वो फिर दोबारा हमारी एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट हुई है और अगस्त में जुलाई की निस्बत थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यह है कि अब तकरीबन जो हमारा इस वक्त लेवल चल रहा है वो एक्सपोर्ट का, वो जो प्री कोविड लेवल था तकरीबन वहाँ तक पहुँच गए हैं। और हमारी जो इंडस्ट्री से फीडबैक जो हम लेते रहते हैं वो भी ये है कि ज़्यादातर मिलें जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चल रही हैं, इवन कैपेसिटी से ज़्यादा भी चल रही हैं क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कल मियां नईम साहब जो कि डिवीजनल और जोनल हेड हैं PHMA के, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, वो बता रहे थे कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ऑर्डर्स को वक्त पे प्लेस करने के लिए जगह नहीं है। अब वक्त पे प्लेस क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि यान इंडस्ट्री के अंदर यान को मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, उसकी वजह से अब ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं और ऑर्डर लेट होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फिर अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता। आप क्या कहेंगे कि कोरोना के खत्म होते से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बोझ पहले से ज्यादा आएगा क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ेंगे, कारोबार खुलेगा, उसमें भी एक नए टास्क के लिए तैयार रहना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर को? टेक्सटाइल से क्योंकि ये चाइना को बड़ा इफेक्ट किया है ना कोविड ने, और उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड थी उसको भी काफ़ी इफेक्ट किया। तो चाइना से बहुत सारे ऑर्डर्स जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना उसमें आए हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका ने भी, आपको पता ही है कि चाइना के खिलाफ थोड़ा सा वो ट्रेड बैरियर्स जो है वो अपने ज़्यादा कर दिए हुए हैं, तो उस वजह से भी, और जो हमारे अपने जो कस्टमर से उसका भी रिवाइवल हुआ है। तो दोनों वजूहत की बिना पे हमारे पास ऑर्डर की भरमार है। अब हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है और कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया में जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की मार्केट है वो तकरीबन $800 अरब से ज़्यादा है।
और उसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं ये सिर्फ 13 और 14 बिलियन डॉलर के दरमियान रहती हैं और पिछले तकरीबन 10 साल से ये तकरीबन इसी रेंज में है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं हम ज़्यादातर यान और फैब्रिक और होम टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट करते हैं, गारमेंट की भी करते हैं लेकिन थोड़ी करते हैं। इसके मुकाबले में बांग्लादेश है तो उसने ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो गारमेंट्स के ऊपर दिया हुआ है, तो गारमेंट्स की मार्केट थोड़ी बड़ी है। मसलन अगर हम देखें तो 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो टोटल मार्केट है उसमें 450 बिलियन डॉलर जो है वो गारमेंट्स की मार्केट है और जिसमें 225 बिलियन डॉलर जो है वो निटेड है, तकरीबन इतनी ही वो वोवन गारमेंट्स हैं। तो ये जो गारमेंट की नई फैक्ट्रियां लगना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे कैपेसिटी हमारी बढ़े और उससे रोज़गार भी जनरेट होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि ये जो सेक्टर है ख़ास तौर पे गारमेंट सेक्टर ये इंसेंटिवाइज हो और जो इन्वेस्टर है वो रियल स्टेट में पैसा लगाने की बजाय वो नई गारमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाए, क्योंकि रियल स्टेट में आप पैसा लगाते हैं, नो डाउट बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे चलती हैं, लेकिन उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है। तो हमने ये जो कॉलोनाइजेशन करनी शुरू की है उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा उसकी रफ्तार जो है काफ़ी कम हो गई है। अगर हम देखें, हम डाटा का एनालिसिस कर रहे थे तो 2007 के करीब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की एक्सपोर्ट्स तकरीबन बराबर थी, को 10 बिलियन डॉलर के करीब थी। हम 2007 से 2020 के में अभी आ गए हैं तो हमारी अभी 13 के करीब हो रही हैं और उनकी जो है वो 40 बिलियन डॉलर से ऊपर चली गई हैं। मतलब डेफिसिट हो जाता है लेकिन इंक्रीज नहीं करता हमारा। अब बस ये है कि हमें अब बांग्लादेश में 3000 से ज़्यादा बल्कि 4000 से ज़्यादा जो है गारमेंट की फैक्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ जो है ना 1000 से भी कम हैं गारमेंट की फैक्ट्रीज। तो एक तो यह है कि वैल्यू एडिशन करके हमें गारमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा, हम जो है ना वो प्रोडक्ट की जो लाइन है ना टेक्सटाइल की बहुत वसी एक रेंज है प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम ना चंद एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हमने फोकस किया हुआ है। तो इसमें डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन लाने की जरूरत है। वो डाइवर्सिटी किस तरह से लाई जाएगी? मिसाल के तौर पे अभी आजकल जो है ना फंक्शनल टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो है ना वो दुनिया में रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले यही समझा जाता था कि टेक्सटाइल जो है ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए या आम वो बॉडी कवर करने वाले जो क्लोथ्स हैं उनके लिए होती है, लेकिन अब जो है आपके जो मेडिकल टेक्सटाइल्स हैं, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स हैं, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स हैं, बेशुमार टेक्सटाइल की किस्म है, नॉन वोवन अभी जो फेस मास्क हैं ये भी नॉन वोवन एक चीज़ है जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है, वो सर्जिकल गाउन्स हैं। तो बेशुमार किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, हत्ता कि आपके हार्ट के जो वॉल्व हैं या जो ऐसे के वूंड ड्रेसिंग्स हैं, बेशुमार चीज़ें। आप स्पेस में चले जाएं, आपने मार्स में भी जाना है तो आपको सूट तो चाहिए, लेकिन एक खास तरह का प्रोटेक्टिव सूट चाहिए। तो ये टेक्सटाइल भी बड़ी हाईटेक जो है ये एक प्रोडक्ट या कमोडिटी बन गई हुई है और हमें बेसिक्स से निकल के अब जो हाई एंड की प्रोडक्ट्स हैं, एक तो फैशन की तरफ जो हाई एंड है वो हमें लेके जाना है और दूसरा जो टेक्निकल टेक्सटाइल में जो हाई एंड मार्केट है उसकी तरफ जो है ना अपनी डाइवर्सिटी बनाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए मार्केट होना भी तो जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि अमेरिका में जिस चीज़ की मार्केट हो, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अगर उसकी मार्केट मौजूद नहीं है तो कोई भी शख्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसके इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए इसके आपके जो कस्टमर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि फेस करने पड़ते हैं, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर तनवीर मौजूद थे जो कि रेक्टर हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के, तो उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, मार्केट की बात की जा रही थी, हमारे मुल्क के अंदर मार्केट किस चीज़ की है? ज़्यादातर तो यहाँ पे लॉन और प्रिंटिंग की जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्निकल टेक्सटाइल के हवाले से आप जो बता रहे थे उसका कितना यहाँ पे जोर पकड़ी गई, उस हवाले से भी बताइए। देखिए, एक तो हम डोमेस्टिक मार्केट होती है, एक है इंटरनेशनल मार्केट। तो कहते हैं दुनिया हमारी मंडी, तो मार्केट तो हमारी पूरी दुनिया है, अब उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारी है वो काफ़ी एफर्ट कर रही है कि हम मार्केट को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो दो एरियाज़ में ज़्यादा जाती हैं, एक यूरोप में और एक अमेरिका में।
मौजूदा गवर्नमेंट की कॉमर्स मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि हमारी जो मार्केट वाली कंट्रीज़ हैं वो और बढ़ें और डाइवर्सिटी लेके आ रहे हैं। वो एक अफ्रीकन इनिशिएटिव ने लिया हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, मिडल ईस्ट है, रशिया है, बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनको पहले हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एफर्ट्स चल रही हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ। एक और जो पहलू है वो ये है, वो है फाइबर की डाइवर्सिफिकेशन। मतलब हमारी जो इकॉनमी या टेक्सटाइल रही है वो ज़्यादातर कॉटन बेस्ड रही है। इस वक्त दुनिया में जो टेक्सटाइल इस्तेमाल होती हैं उसमें कॉटन बेस्ड जो टेक्सटाइल हैं वो सिर्फ 25% के करीब है। बाकी जो 75% फाइबर है जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है वो कॉटन के अलावा फाइबर है, इसमें पोलिएस्टर है, नायलॉन्स हैं, एक्रेलिक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें अपनी जो फाइबर में है उसमें भी डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है। तो फाइबर डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों किस्म की डाइवर्सिटीज़ पे काम अगर हो तो हम अपना शेयर जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, बताइएगा स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से टीचर्स का क्या कहना है? वो मुतमिन नजर आते हैं कि इनको खोल दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस का डर तो अभी भी मौजूद है। ये भी देखने को मिला कि स्कूल जब खुले हैंड सैनिटाइजर दे के गेट पर खड़ा किया गया, मुलाजमीन को मास्क भी फराहम किए गए। समझते हैं कि इससे रुक जाएगा सिस्टम? लेकिन फैसलाबाद के हवाले से एक ये अच्छी खबर है कि जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं टीचर्स के, उनमें से सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी कि हमारे यहाँ अभी तक कोई पॉइंट आउट नहीं हुआ कि किसी टीचर को कोरोना है, अभी मौजूदा जो टेस्टिंग जो हुई है थोड़ी बहुत। उसके अलावा दूसरी बात ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह के फैसलाबाद या ओवरऑल हमारे यहाँ अब पाकिस्तान की सिचुएशन पूरी दुनिया से अगर कंपेयर करें तो कोरोना के हवाले से इसका ग्राफ नीचे है बाकी दुनिया से। बाकी पूरी दुनिया में अगर कहें या मुस्लिम ममालिक में कहें, अमेरिका में, इंडिया में या कहीं भी, तो वहाँ पर सेकंड फेज़ काफ़ी अरूज पर गया है। लेकिन अभी तक हालात नॉर्मल है, जिसको देखते हुए देखें गवर्नमेंट भी बड़ी इसको मॉनेटरी उसकी बड़ी देख रही है माइन्यूटली। और इसमें 7 सितंबर को जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया, और उस वक्त तक सब यही सोच रहे थे कि शायद इसको मजीद पेंडिंग कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया कि तालीमी इदारे खुलने चाहिए, क्योंकि 6 माह बहुत लंबा गैप है बच्चों की एजुकेशन में। तो इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि एजुकेशन को दोबारा से ओपन किया जाए। तो ये अच्छी बात है और इसको SOPs के साथ लेकर चला जाए, ताकि अगर कोई थोड़ा खदशा है, क्योंकि अब खदशात पहले से बहुत कम हो चुके हैं कोरोना के हवाले से। जो कोरोना का खौफ है वो पहले से कम हो चुका है, लोग भी बहुत अवेयर हैं, लोग खुद भी एहतियात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अगर स्कूल्स में है तो अब हेड की जिम्मेदारी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें कि जो SOPs हैं। अब टीचर्स हमारे जो हैं उनकी ट्रेनिंग पहले से की जा चुकी है, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के बाकायदा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ट्रेन किया गया है कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से टैकल करना है, आपने अपनी क्लास को किस तरह से देखना है। और यकीनी तौर पर टीचर जब तक ये रोल प्ले नहीं करेंगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन में, बच्चे आज खुद कुछ नहीं कर सकते। देखें, बच्चे को तो आप किताब दे दें तो वो खुद पढ़ नहीं सकता जब तक उसको टीचर पढ़ाए ना। तो ये सिर्फ किताबें पढ़ना या किताबें पढ़ाना ये हमारे तालीमी इदारों का काम नहीं है। बाकायदा इन्होंने बच्चों को ग्रूम करना है, उनको ट्रेन करना है। अब 6 माह में वालिदैन ने भी देख लिया कि हमारे तालीमी इदारों का रोल क्या है। अब ये जो कहना कि जनाब टीचर सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं, ये माइंडसेट चेंज हो गया वालिदैन का भी। उन्हें पता चल गया है कि 6 माह में किताबें घर में भी मौजूद थी, लेकिन घर में उन्हें किताबें नहीं पढ़ाई गई। तो ये अब चेंज आपको तालीमी इदारों में, और यकीनी तौर पर तालीमी इदारों का माहौल बहुत चेंज हो गया पहले से। अब उस तरह से तालीमी इदारों में नहीं होगा जिस तरह पहले था कि रश ही रश है, आपकी क्लासेस में 80 से 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अब इसको डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है और कोशिश करनी है कि उनको SOPs भी फॉलो करवाए जाएं, और उनको क्योंकि ब्रेक, असेंबली, गैदरिंग, ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ ये सारी ख़त्म कर दी गई हैं। अब सिर्फ आपकी क्लासेस होंगी और आपकी जो टाइमिंग है उसको लिमिटाइज कर दिया गया है। आपकी सुबह 7:30 से 1 बजे तक है, इसमें ब्रेक नहीं है। अब नया एक हुक्मनामा सामने आ गया है कि बच्चों को ब्रेक थोड़ी सी दें 5-10 मिनट की, ताकि वो अगर मतलब स्कूल में 5-6 घंटे वो मास्क लगा के रखेंगे तो वो उनको हो सकता है हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बारी बारी आप बाहर भेज सकते हैं 5 मिनट के लिए कि वो उतार के ताज़ा हवा में सांस लें। ठीक है, वो अब ग्राउंड में अहाते में भेज सकते हैं जहाँ ग्रीनरी हो। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट, क्योंकि हर पहलू को देखना है ना, हमने तालीम को भी साथ लेके चलना है
और कोरोना को भी देखना है कि उसकी वजह से ये ना हो कि हम कोरोना से बचते बचते बच्चों को उनको सांस की ऑक्सीजन का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि जाए। आप मुसलसल मास्क लगा के रखेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसका लेवल चेंज हो जाता है, और आपकी वैसे ही कुछ लोगों को ज़्यादा देर आप मास्क लगाएंगे तो उसको इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को साथ साथ देखना है, और इसमें टीचर्स का मेन रोल है। अब ये यकीनी तौर पर टीचर्स की जिम्मेदारी, क्योंकि जो हेड्स हैं वो हर क्लास में हर बच्चे से टच में नहीं है, हर बच्चे का राब्ता टीचर से है। तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तालीमी अदारों में इनकी बहाली को बहाल रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे असातिज़ा पे है। तो उनको मैं कहता हूँ कि वाकई अब मेन रोल प्ले करना चाहिए। और इस हवाले से कुछ टीचर्स बड़े डेडिकेटेड हैं जो गेट पे ड्यूटी देते हैं। टीचर गेट पे ड्यूटी देते हैं, टीचर बच्चों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उनको सैनिटाइज भी करवाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में नहीं हो रही, आपकी गेट से जो बच्चे आ रहे हैं उनको उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हैं टीचर्स की कि आप इनको मास्क चेक करें, अगर नहीं है तो प्रोवाइड करें। दूसरा ये कि अगर सैनिटाइज है तो बच्चों को स्प्रे करवाएं हैंड सैनिटाइज की। तो इसी तरह से ये कल से जब स्कूल खुले हैं तो ये सारी चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं, और जहाँ पे नेग्लिजेंस हो रही है विजिट के दौरान नज़र आ रही है, तो उन बच्चों को कल ही 3 हेड्स को सस्पेंड किया गया फैसलाबाद के इसी हवाले से कि वो एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवा रहे थे। तो गवर्नमेंट भी देख रही है, हेड्स भी देख रहे हैं, सीओ एजुकेशन समेत जितने भी हेड्स बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाए ताकि हमारी तालीम जो है वो दोबारा डिसकंटिन्यू ना हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कोई मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या स्कूल्स के अंदर कि अगर सपोज किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उसे किस तरह से निपटा जाए? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो ऑलरेडी मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ पे होती है, डिस्पेंसरी या कोई ना कोई अमला मौजूद होता है, उनकी हर यूनिवर्सिटी में डिस्पेंसरी बनी हुई है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे हमारे यहाँ फुकदान है कि स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स या इस तरह से कुछ रखा होता है प्रिंसिपल ऑफिस में, वो भी कई बहुत कम स्कूल ऐसे हैं, और इसके अलावा कॉलेजेस में भी किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत। लेकिन इमरजेंसी जब होगी या कोई खुदा न खास्ता किसी में ऐसी सिम्टम आएंगी तो उसको पहले तो करीबी के ही मेडिकल के हवाले से, और बल्कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सिटी में तो मौजूद हैं, सराउंडिंग में भी कहीं ना कहीं मेडिकल की जो करीब तरीन फैसिलिटी होगी वहाँ पे उसको चेक करवाया जाएगा। और बाकायदा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि किसी बच्चे में अगर बुखार हो, क्योंकि अब थर्मल गन से चेक भी किया जा रहा है बच्चों को, अगर टेम्परेचर की शिकायत होगी, खांसी वगैरह या बाकी चीज़ें होंगी तो बच्चों को आइसोलेट भी किया जाएगा, उनको कहा जाएगा आप घर बैठें। टीचर को अगर सिम्टम आएंगी तो उनको भी यही कहा जाएगा कि आप आइसोलेट हो जाएं। तो पॉलिसीज़ वही हैं आइसोलेट करने के हवाले से, उनको रेस्ट देने के हवाले से कि जिसमें कोई सिम्टम आएंगी उनको रेस्ट दी जाएगी और उसके बाद उनका टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो अब टेस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सिर्फ उनका टेस्ट होगा कि जिनमें कोई सिम्टम आएंगे, और दूसरा ये कि कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स हैं फैसलाबाद में, 18 स्कूल सेलेक्ट किए गए, उनकी रैंडम सैम्पलिंग होगी उनके असातिज़ा की। तो इस हवाले से अब देखें कि गवर्नमेंट मजीद क्या स्टेप लेती है, लेकिन अभी तक फैसलाबाद के सिर्फ 18 स्कूल को टेस्ट करने का जो प्लान है वो बनाया गया है, हालांकि 2200 स्कूल हैं फैसलाबाद में। चलें जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं, और थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा इस सेक्टर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में और इनसे पहले PMLN की गवर्नमेंट में, किसमें ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? देखिए, अगर तो इसको ऑनेस्टली देखें तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया ही था तो साथ कोविड आ गया। अब डिपेंड करता है कि अब पोस्ट कोविड जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैसे इसको डील करती है और गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करती है इस सेक्टर्स को। ज़ाहिर है कि इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो और इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड करे। बार बार मैं यही कहूँगा कि इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट की बड़ी ज़रूरत है और नई फैक्ट्रियाँ और नई कैपेसिटी जनरेट करने की ज़रूरत है। असल में श्योरिटी भी तो नहीं है ना, अगर कोई शख्स जैसे आप बता रहे हैं रियल स्टेट से निकाल के इधर लगा लेता है पैसे, वो पैसे डूबने का खतरा बहुत है। बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। अगर किसी शख्स का इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है, वो आके पैसे लगा लेगा, ऑटोमेटिकली 4 माह चलाएगा, 6 माह चलाएगा, उसके बाद उसे बंद करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जिनको हमें ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में किसी ना किसी तरह तो भेजा ही जा सकता है, चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप सही फरमा रहे हैं कि जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, ये दोनों नागुज़ीर होती हैं किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। तो ये जब होती हैं दोनों स्टेबिलिटीज़, तो फिर इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचता है।
तो जाहिर है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी रहे यहाँ पे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और पॉलिसीज लॉन्ग टर्म हों ताकि इन्वेस्टर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि लोग इंसेंटिवाइज हों और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वरना हम देख लें कि पिछली 2-3 टेक्सटाइल पॉलिसीज को आप उठा के देख लें, हर एक में ये टारगेट था कि हमने अगले 5 साल में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को डबल करना है, और वो तीनों पॉलिसीज जो है ना पिछली, वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि हमने नई कैपेसिटीज नहीं जनरेट की और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। ये गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की बड़ी कोशिश कर रही है और उम्मीद है काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगी। अब यही है कि अगले 5 साल में भी एक नई पॉलिसी यही कहती है कि हमने ऑलमोस्ट डबल पे जाना है अपनी एक्सपोर्ट में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जब तक हमारी कैपेसिटीज इंक्रीज नहीं होंगी, अगर हम वही चीज़ें प्रोडक्ट बनाते रहेंगे जो पहले बनाते हैं, मसलन धागा बना के ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे या फैब्रिक बना के ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे, उसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो फिर हम एक्सपोर्ट का ये टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि धागे की एक्सपोर्ट मार्केट भी छोटी है, होम टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट मार्केट भी छोटी है और फैब्रिक की एक्सपोर्ट मार्केट भी छोटी है। बड़ी मार्केट जो है वो है गारमेंट की एक्सपोर्ट मार्केट। तो जब तक हम उस एक्सपोर्ट मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने का चांस, मतलब धागा भी बना रहे हैं, डाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसे सी के आगे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। ये भी एक तरीका होता है। जैसे मैं अक्सर औकात जिक्र करता होता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे सब्जियां भी उगाई जाते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी हर तरह की उगाई जाती हैं, लेकिन इशू ये आता है कि डायरेक्ट उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उनके अगर बाई प्रोडक्ट्स बना लिए जाएं जिनके अंदर उनकी स्लरीज होते हैं, जैम्स होते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अगर वैसा करके इसे तैयार करके वैल्यू एडिट कर दिया जाए, तो वैल्यू एडिट करने से एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि हमारे मुल्क के अंदर ही जन्म लेगी और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो कमाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें कि बांग्लादेश जो है ये हम ही से वो डेनिम का फैब्रिक खरीदता है काफी सारा, बल्कि पाकिस्तान का ज्यादातर डेनिम का फैब्रिक जो बांग्लादेश में जा रहा है और बांग्लादेश को गारमेंट में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा धागा और कपड़ा सारा इधर ही कंज्यूम हो जाए और हम उसको गारमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करें, तो जाहिर है कि हमारी पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट की अर्निंग्स में ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए मार्केट के अंदर एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। मतलब उनके पास कस्टमर है और वो अपने कस्टमर की नीड के मुताबिक जो है वो चीजें तैयार करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए वर्ल्ड वाइड विजिट करें और नए कस्टमर्स जो हैं वो ढूंढे, ताकि उनको इस चीज की श्योरिटी हो कि अगर वो वहां पे यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के वो चीजें तैयार कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट भी उनको मिलेगी और वो सेल भी कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कि मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, वैल्यू एडिशन के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और आप बता रहे थे कि बांग्लादेश हम ही से चीज़ें लेके उसमें वैल्यू एडिट करके गारमेंट्स तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। आखिरकार यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है ये सब कुछ? हमारे पास कस्टमर की कमी है, टैक्सेस की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं कोई लिया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं कोई दी जाती। आखिरकार वजह क्या है? देखिए, ये इसको एक हम किसी एक खास गवर्नमेंट में नहीं कह सकते। पिछली आप 2-3 गवर्नमेंट, पिछली अगर 2 दहाइयाँ आप देख लें तो एक गवर्नमेंट ही हम नाम ही लेते, उसमें यह था कि बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी, यानी उसमें वो था कि वो उनका जो सर्विसेज सेक्टर था वो प्रायोरिटाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट आती है कोई जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़ाहिर है काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करती है, उस पर फोकस करती है, लेकिन बावजूद कोशिश के लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा इतना परफॉर्म नहीं किया। फिर ये अलमिया हुआ कि हमारा ये जो रियल स्टेट वाला एक फिनोमेना है ना, ये पूरे मुल्क में आ गया और फिर दुबई में भी आया, तो यहाँ के इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा दुबई में भी पैसा अपना इन्वेस्ट किया। तो बजाय ये कि एक मिल लगी थी उसकी बजाय वो एक और मिल लगाते। जाहिर है कि इन्वेस्टर ने तो देखना है कि जहाँ उसको फ़ायदा ज़्यादा है उसने तो अपना फ़ायदा देखना है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाए कि लोग तरजीह दें कि मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्ट करना है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ही ओनस जाता है। तो माजी की आप जितनी मर्जी 3-4 ले लें हुकूमतें, उसमें उस तरह से इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं किया गया और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई गई कि लोग इसके
सेक्टर में इन्वेस्ट करते। तो अब देखें कि नतीजा उसका ये हुआ कि हम बांग्लादेश जैसे मुल्क से बहुत पीछे रह गए। अब उन्होंने टारगेट ये किया हुआ है कि उनकी 2021 में 50वीं बर्थडे है, तो उन्होंने टारगेट ये किया हुआ है कि हमने 50th बर्थडे पे अपनी $50 बिलियन की एक्सपोर्ट लेके जानी है, और उसके बहुत करीब वो आ गए हैं। और हमारा हाल ये है कि हम अब $25 बिलियन के करीब भी बड़ी मुश्किल से पहुंच जाएं, तो अल्लाह खैर करे। तो हमसे वो डबल, हालांकि अगर टेक्सटाइल की बात करें तो वहां पे कॉटन बिल्कुल नहीं होती, और हम इस वक्त 5वें कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं दुनिया में, सबसे बड़े। तो जिस मुल्क में कॉटन बिल्कुल नहीं होती, वो कॉटन की प्रोडक्ट्स की जो उसकी इनकम है, एक्सपोर्ट इनकम, उसमें हमसे वो आगे हैं। सिर्फ ये है कि उन्होंने सही प्रोडक्ट और बड़ी मार्केट को फोकस किया है, जो कि गारमेंट वाली है। हम अनफॉर्चुनेटली उसको ऊपर फोकस नहीं कर सके। हमने पॉलिसीज को इस तरह से रखा कि धागा ही एक्सपोर्ट होने दें, कपड़ा ही एक्सपोर्ट होने दें। होम टेक्सटाइल में हम बहुत अच्छे थे, हमारी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है होम टेक्सटाइल, अभी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम टेक्सटाइल में दुनिया में कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट का साइज उतना बड़ा नहीं है। अभी ये $60 बिलियन के करीब की मार्केट है, और आप इसका मुकाबला करें $450 बिलियन की गारमेंट की मार्केट, तो उसको हमने छोड़ा हुआ है। तो उसमें अभी हमारे कुछ मिलें जो हैं वो इस तरफ आ रही हैं गारमेंट्स की तरफ, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को मज़ीद इंसेंटिवाइज करे, इससे रोज़गार भी जनरेट होगा। गारमेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करता है, और किसी सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है वो रोज़गार जनरेट कर सके गारमेंट में। और इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी है, क्योंकि इसमें जो ख़वातीन हैं वो सोइंग ऑपरेटर के तौर पे काम करती हैं, सोइंग मैनेजर तौर पर भी काम कर सकती हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर है। तो फोकस इसी बात पे करना चाहिए कि गारमेंट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आखिर टेक्सटाइल सेक्टर की, इंडस्ट्री की बात आती है या फिर स्टडीज की बात आती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उतने स्टूडेंट्स की तादाद नहीं होती जितनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है। जितने साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए उतने स्टूडेंट्स जो हैं विलिंग नहीं होते, और यही वजह है वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद भी कम होती है। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पे रोजगार के मौके अच्छा, तादाद की कमी इस तरह से है कि इनके पास जितनी सीट्स हैं सिर्फ उतनी कैपेसिटी, इनकी जितनी कैपेसिटी है कि अगर हर एक में 50 सीटें हैं शायद, या इतनी सीट्स हैं अगर, तो उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तो मसला ये है कि इनके अलावा टेक्सटाइल एक्सपर्टीज़ नहीं है फैसलाबाद में किसी और यूनिवर्सिटी में। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इदारों की तादाद भी बढ़ानी चाहिए ना, इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक। अब देखें, इंडस्ट्री का अंदाज़ा ये लगा लें कि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तमाम जो ग्रेजुएट टेक्सटाइल से रेलेवेंट हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं फौरी, और जो इंडस्ट्री है वो कहती है हमें मजीद चाहिए। अब ट्रेन स्टाफ की कमी है, लेकिन स्टूडेंट नहीं जनरेट किया गया। इसमें मैं भी अर्ज करता हूँ इसमें कि देखें, हमारी जो कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कैपेसिटी हमारी बढ़ाए, हम ज़्यादा ग्रेजुएशन निकाल सकें। इस वक्त पाकिस्तान में अगर एम्प्लॉयबिलिटी किसी इंजीनियरिंग की तालीम के बाद है तो वो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में है। आप बाकी सारी इंजीनियरिंग की तालीम को एक तरफ कर लें और उनकी एक्सपोर्ट देख लें और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी देख लें, मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सब को इकट्ठा कर लें और टोटल देखें पूरे मुल्क में कितनी इंडस्ट्री है और इसकी एक्सपोर्ट कितनी है। वो आप सब इंजीनियरिंग को इकट्ठा कर लें और खाली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, और उसका नतीजा ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स की है डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त गवर्नमेंट में इतनी डिमांड है कि फाइनल ईयर में अभी स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देता, उससे पहले उसको जॉब की ऑफर्स हो जाती हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने चूंकि क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इसलिए हमारी जितनी कैपेसिटी है लैब्स की और क्लासरूम्स की, हम उससे ऊपर नहीं जाते। ठीक है ना जी। तो अब हमें गवर्नमेंट मदद करती रहती है, हायर एजुकेशन भी मदद करता रहता है, लेकिन हमने एक स्पीड जो है वो एक्सपेंशन की वो एक स्लो एंड स्टडी रखी हुई है। हम ये नहीं करना चाहते कि एकदम से इतने ज़्यादा स्टूडेंट कर लें कि क्वालिटी मेंटेन न कर सकें। तो हाँ, क्योंकि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और अगर स्टूडेंट्स को डिग्री खत्म होने से पहले जॉब ऑफर हो रही है तो इट मीन वहाँ की क्वालिटी जो है वो बेहतर है, और उसकी क्वालिटी को जितनी भी इंडस्ट्री है वो मानती है। दैट्स व्हाई वो वहाँ के स्टूडेंट्स को जॉब्स जो है वो ऑफर करती हैं। जहांगीर, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा रही? अच्छा, गवर्नमेंट देखें, स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो जैसे बाकी इंजीनियरिंग की बात की कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेशुमार इदारे ऐसे मौजूद हैं ये जो इंजीनियरिंग करवा रहे हैं।
लेकिन टेक्सटाइल के हवाले से हमारी किसी और यूनिवर्सिटी के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। देखें, जीसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे टेक्सटाइल के हवाले से स्पेसिफिक कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कुछ नहीं है। इवन यूईटी करें, यूईटी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनकी बहुत टॉप पर है, मैकेनिकल या केमिकल। एनएफसी हमारे पास फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, वो भी इंजीनियरिंग करवाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल। अब देखिए, टेक्सटाइल के हवाले से फैसलाबाद, बल्कि इसको देखें, नाम ही है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, तो हमारे अगर कौमी सतह पर भी देखें तो टेक्सटाइल के इदारे नहीं बनाए गए। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। जैसे बता रहे थे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, उन सब का रेवेन्यू इतना नहीं होगा जितना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का रेवेन्यू है। तो आप गवर्नमेंट की तरजीहात देख लें कि टेक्सटाइल की एजुकेशन के हवाले से कितने इदारे मौजूद हैं। फैसलाबाद में तो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अलावा कोई इदारा नहीं है। अब देखिए, दूसरा जो टेवटा की तरफ से कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर, वो बहुत स्मॉल स्केल है, उसमें सिर्फ आप लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसमें मैनेजर्स लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जितने भी आप देखें, 3 साल डिप्लोमा करवा देंगे किसी को, या उसको 1 साल या 6 माह का सिलाई का करवा देंगे, तो आप लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मैनेजर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोग्राम शुरू करें कि इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक। अब देखिए, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जॉबलेस कर रहे हैं, आपके पीएचडीज इवन बाकी सब्जेक्ट के वो जॉबलेस हैं, आपके एमफिल बेतहाशा हैं, आपकी एक जॉब आती है किसी भी, इवन क्लरिकल स्टाफ की जॉब आए तो कहा जाता था कि पीएचडी डॉक्टर हो तो बंदा भूखा नहीं मरता। हाँ। और आज इस कदर ज्यादा एचईसी खुद मानती है 200 से ज्यादा, 200-250 के करीब उनकी अपनी लिस्ट में मौजूद है पीएचडी जो कि जॉबलेस है। एक यूनियन बन चुकी थी पीएचडी विदाउट जॉब्स के, वो एहतजाज उन्होंने किया था कि हम पीएचडी हैं, एचईसी रूल्स के मुताबिक उनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर उनको एडजस्ट करना था। अब इसमें मैं थोड़ा अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये स्कॉलरशिप के ऊपर स्टूडेंट्स को भेजते हैं बाहर पीएचडी करने के लिए। अब चाहिए ये था कि पिछले कुछ सालों में जब ये उन्होंने लोग भेजे तो ये सेक्टर वाइज तरजीह होती कि पाकिस्तान में किस सेक्टर में पीएचडीज की कितनी ज़रूरत है। तो जाहिर है कि जिस सेक्टर में इंडस्ट्री ज़्यादा है और जिस सेक्टर में स्किल की ज़रूरत है उस सेक्टर में ज़्यादा लोगों को पीएचडीज के लिए भेजना चाहिए। यही तो मसला है कि उनका थिंक टैंक बहुत मजबूत होने की बजाय कमज़ोर है। उनको पता ही नहीं है किस शख्स को किस इंडस्ट्री में फिट करना है और कौन सी इंडस्ट्री हमारे यहाँ बूम कर रही है, कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में हमें चाहिए और कितने किस में चाहिए। यहाँ पे बस मेरिट खोल दिया जाता है, सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। एक पुराना रवाज है जो कि चलता आ रहा है और लकीर की फकीर हर गवर्नमेंट बनी होती है। उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि कितने स्टूडेंट्स हमने किस सब्जेक्ट के अंदर जनरेट करके उनको कहाँ कहाँ पे सेट करना है। इंडस्ट्री को नहीं देखते, हमारे यहाँ नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कितने जो मौके हैं मुलाजमत के किस जगह पे मौजूद हैं, उस हिसाब से हम क्लासेस जो हैं वो फिट करें। यहाँ पे धड़ाधड़ सिस्टम एक चला हुआ है और वही चलता आ रहा है। उसे कोई भी ऐसा बंदा आया नहीं अब तक जो कि इस सिस्टम को ठीक कर सके। इसमें एक और चीज़ को भी देखना पड़ेगा। देखें, जो पीएचडी करके लोग आते हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि इन्होंने आके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ही है। हालांकि ऐसा नहीं, दुनिया में पीएचडी जो लोग हैं वो इंडस्ट्री के लिए रिसर्च भी करते हैं और इंडस्ट्री वाले भी पीएचडीज को अपने R&D डिपार्टमेंट में रखते हैं। सर, असल में पीएचडी के बंदे का काम ही ये रिसर्च का होता है, इंडस्ट्री के लिए ही उन्होंने काम करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनको मौका नहीं मिलता तो वो अल्टीमेटली जाके क्या करते हैं कि वो फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीवियां देना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब मिले। यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से ये देखा जाता है कि हम किस चीज़ से पैसे अर्न करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मशगला अपना छोड़ के, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ के वो जॉब के लिए जबरन अपने ऊपर वो स्टडीज सब्जेक्ट्स की करके फील्ड के अंदर आ जाते हैं और सारी जिंदगी उसमें गुजार देते हैं। और यही वजह होती है कि आखिर में जाके वो उस तरह से खुश नहीं हो पाते और वो कहते हैं कि जिंदगी वैसे नहीं जी पाए जैसी जीनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, इससे हमारी गवर्नमेंट को कोई सोचना चाहिए? वैसे गवर्नमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी तो इस वक्त है कि वो चाह रही है कि हम जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको ज़्यादा प्रमोट करें।
और जो सिंपल ऐसी डिग्रीज हैं जिसमें स्किल कोई गेन नहीं करता, बाद में एम्प्लॉयबिलिटी के चांस नहीं होते, उसको वो डिस्करेज कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई टेक्निकल स्किल हो। तो टेक्निकल एजुकेशन और स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, मजीद इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पर। और ये देखिएगा कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है ना, तो अब इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी तो सपोर्ट करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी इंडस्ट्री में भी पीएचडीज काम करेंगे, और जब वो करेंगे तो फिर वो वैल्यू एडिशन और जो रिसर्च है उससे फिर नई प्रोडक्ट्स जो है ना वो दुनिया में वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस उस हद तक नहीं करवा रहे। बिल्कुल, मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स को या पीएचडी जिन्होंने की होती है रिसर्च के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है, नई किस्म के धागे इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, फैब्रिक इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है जो कि आपकी पहने भी अच्छा लगे और इसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। अब सेहत के लिए किस तरह से अच्छा हो, मैं पिछले दिनों जीसी यूनिवर्सिटी के जो टेक्सटाइल सेक्टर का या फिटिप का जो यहाँ पे इदारा है वहाँ पे गया था। बच्चों ने थीसिस डिस्प्ले किया था, उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की थी जिसके अंदर उन्होंने ऐसे कपड़े तैयार किए थे जो कि आपको इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। जी बिल्कुल, आजकल जो ये कोरोना के बाद खास तौर पे जो ट्रेंड आया है वो एंटी वायरल टेक्सटाइल्स का और वेलनेस टेक्सटाइल का काफ़ी वो ट्रेंड आया है। उस कपड़े को ऐसे फ्लूइड्स के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे वायरस जो है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता, या बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे मौजूद होता है तो आपने जब वो कपड़ा पहनना है तो ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। तो ये इस तरह का सिस्टम जो है हमें लाना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स इस सेक्टर को लेके आगे चल सके। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के शो में आने के लिए। जहांगीर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन ये कहा जाता है कभी भी कोई सेहतमंद मुआशरा देखना हो तो ये देखा जाना चाहिए कि उस मुआशरे के अंदर खेलों की कितनी मकबूलियत है, कितने खिलाड़ी हैं उस मुल्क के लिए अंदर। इसीलिए अगर ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद की या पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे भी खेलें बहुत मकबूल हैं। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स मेंस या वुमेंस को फेस करनी पड़ती हैं, इसके बावजूद भी खेलें जो हैं वो गली मोहल्लों के अंदर भी खेले जाते हैं। अपने सोर्सेज को, ज़ाती सोर्सेज को यूज़ करके भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपना नाम बनवा चुके हैं, चाहे वो बॉक्सिंग के प्लेयर्स हों, चाहे बैडमिंटन के हों, या फिर एथलेटिक्स के अंदर हों, ओलंपिक्स के अंदर हों, क्रिकेट के अंदर हों, फुटबॉल के अंदर हों, हॉकी के अंदर हों। बहुत सारे लोग बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने वसाइल को यूज़ करके आगे आते हैं, अपना नाम बनाते हैं। अगर ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद में बात की जाए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड्स का मसला है, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड का मसला है, हॉकी के प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड का मसला है, कबड्डी के प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड का मसला है, या इसके अलावा वुमेंस एथलेटिक्स है उनको भी ग्राउंड का मसला है, कॉम्प्लेक्सेस का मसला है जहाँ पे जाके वो अपनी एक्सरसाइज कर सकें, परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जिनके बावजूद भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो देखने को मिलता है हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर, तो जितने भी एथलीट्स हैं ख़ास तौर पे हमारे क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के, या फिर इसके साथ साथ कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं या दीगर बॉक्सिंग के प्लेयर्स हैं, उनको मंथली अलाउंसेस उस तरह से नहीं दिए जा रहे जैसे उनको देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मेंस और वुमेंस हैं उनका ऐसे घराने से ताल्लुक़ है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो इसलिए उनको अपने महीने का सर्कल चलाने के लिए अलाउंसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने जॉब को और कामकाज को छोड़ के अगर किसी चीज़ को तरजीह दे रहे होते हैं तो वो स्पोर्ट्स को दे रहे होते हैं। और स्पोर्ट्स से अगर किसी शहर का नाम रोशन होता है नेशनल लेवल पे तो वो फैसलाबाद है, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है और हमारे शहर का नाम भी रोशन होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो स्पोर्ट्स फंड्स हैं इनको देने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे। ये सोचा जाता था, ये कहा जाता था कि इमरान खान के आने से मसाइल जो हैं वो हल होंगे, लेकिन हल होते हुए नज़र नहीं आते। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो कि बॉक्सिंग के अंदर नेशनल लेवल तक खेल के आए हैं और अपना नाम जो है बना रखा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाता चले, ये वो मेडल्स की तादाद है जो कि इन्होंने जीत रखे हैं, और बेतहाशा मेडल्स जीतने के बावजूद भी आज भी इनको किसी जगह पे मंथली अलाउंस जो है अभी नहीं मिल रहा, और ना ही वो तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं जो कि इनको चाहिए। तमाम लोग सिल्वर मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्राउन मेडल जीते हैं, लेकिन ये मेडल्स सिर्फ और सिर्फ महज मेडल्स की हद तक ही हैं।
इनको गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही जैसे देनी चाहिए, इनको अलाउंसेस देने चाहिए, इनको घर देना चाहिए, ताकि इनको भी पता चल सके कि इस फील्ड के अंदर इनका फ्यूचर ब्राइट है और इनके वालिदैन को भी इनके ऊपर फख्र हो सके। क्योंकि अक्सर औकात ये देखा जाता है कि वालिदैन खास तौर पे बच्चे को ये रोकते हैं स्पोर्ट्स की तरफ जाने से, और ज़्यादातर उनकी तरजीह ये होती है कि बच्चा पढ़ लिख के कहीं मुलाजमत करना शुरू कर दे ताकि घर का सर्कल चलना शुरू हो जाए। तो आज हमारे साथ मुअज़्ज़मा मौजूद है, मेरी दाईं जानब हमारे नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनके साथ साथ सानिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ब्राउन मेडल भी इन्होंने जीता है। और उसके साथ साथ ज़ुबैर रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं। ये दोनों बॉक्सिंग की प्लेयर्स हैं और ज़ुबैर रशीद साहब इनके कोच हैं। बॉक्सिंग का हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट है, क्या फ्यूचर है, किस तरह से लेके इसको चल रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुअज़्ज़मा की तरफ चलते हैं। मुअज़्ज़मा, बताइएगा कि इस खेल की तरफ आप राग़ब किस तरह से हुई, किस तरह से इस खेल को आपने ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुअज़्ज़मा है और मुझे स्पोर्ट्स करते 6 साल हो गए हैं और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं स्पोर्ट्स करूं और मैंने स्पोर्ट्स किया है। मैंने काफ़ी गेम्स जो किए हैं और फिर बॉक्सिंग में मैंने स्टार्ट किया। बॉक्सिंग में मुझे 3 साल हो गए हैं और बॉक्सिंग के ज़रिए मेरा शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊं, तो काफ़ी मैंने गेम्स की लेकिन मैं आर्मी में नहीं जा पा रही थी, तो मैं बॉक्सिंग में आई। तो बॉक्सिंग के हवाले से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला और 6 मंथ मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई हूँ। और हमारे सर हैं जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और हम अच्छे प्लेयर हैं, तो इसीलिए हमें आगे जाने का मौका मिलता है। लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गेम करने का। यानी आपको किसी किस्म का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे आपको। बिल्कुल। और इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि खास तौर पे घर वाले कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छी फील्ड ज्वाइन की होती तो आप अपना मुस्तकबिल संवार सकते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ती होंगी? जी बिल्कुल करनी पड़ती हैं। तो बॉक्सिंग में हमें फ़ायदा बहुत मिलता है, लेकिन जो हम नेशनल गेम्स खेल के आए हैं जो खेलने से बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा नेशनल गेम्स का। तो नेशनल गेम्स में अगर हम वहाँ पे जाके हम सिर्फ देख ही आए तो हम बहुत नाम बन जाता है। हम वहाँ से मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, तो हमें उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। आपके पास इतने मेडल्स हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई है, वो मेडल्स कभी लेके नहीं गए कभी गवर्नमेंट के पास या किसी कमिश्नर के पास, डीसी के पास, जनाब ये देखें इतना कुछ हमने जीत रखा है, हमें कुछ इसका फायदा दिया जाए? नहीं, कोई फायदा नहीं। चलें जी, हमारे साथ सानिया मुस्तफ़ा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सानिया, आप बताइएगा आप इस स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से आए? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सानिया। मुझे भी बचपन से शौक था बॉक्सिंग करने का। बचपन से यानी आपको शौक था बॉक्सिंग का, और फिर आपने अल्टीमेटली एक उम्र में आके इसकी ट्रेनिंग शुरू की। कितने मेडल्स हैं जो कि अब तक आप जीत चुके हैं? काफ़ी मेडल हैं जो हम जीत चुके हैं। तो नेशनल लेवल पे खेले हैं आप? जी। और नेशनल लेवल पे कितने मुकाबले हैं जो कि आपने किए हैं? नेशनल के काफ़ी हैं, 2-3 मैंने खेल लिए हैं। ठीक है जी, हमारे साथ ज़ुबैर रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैर साहब कोच हैं आप इनके, और लड़कियों को सिखाना लड़कों से ज़्यादा टफ होता है, और क्योंकि इनको ज़रा कड़ियल बनाना होता है और सख्त जान बनाना होता है। ट्रेनिंग किस तरह से करवाते हैं आप इनकी? पहले तो शुक्रिया 41 न्यूज़ का जिन्होंने हमें इनवाइट किया इधर। और जहाँ तक कोचिंग का है वो माशाल्लाह से बेहतरीन बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। और अदरवाइज ये होता है कि एक बच्ची सिल्वर मेडलिस्ट है नेशनल गेम्स में और दूसरी जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो बात आ जाती है फिर इस साइड पे कि हम लोगों को इन बच्चों को बजट क्यों नहीं मिलता है या क्या। लेकिन बजट पीछे से आएगा तो डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट वो इन बच्चों को इशू करेंगे। गवर्नमेंट यानी से उधर से इशू होगा तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रमोट किया जाएगा। अगर जब वो खुद यानी कि हमारे लिए वो एक किस्म के जो ऑफिस में बैठे हैं वो हमारी ही मदद के लिए बैठे हैं, जब उनके पास कुछ होगा तो वो देंगे, अगर कुछ है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से इनकी बताइएगा, ट्रेनिंग किस तरह से करवाते हैं? ट्रेनिंग इनकी शाम को 6:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये तकरीबन 8 बजे तक ये ट्रेनिंग करती हैं, 8 से 8:30 बजे, यानी 1.5 से 2 घंटे ट्रेनिंग 1.5 से 2 घंटे जो किए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पे। रोजाना की बुनियाद। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग किस तरह से करवाई जाती है? 2 घंटे कौन कौन सी एक्सरसाइज? उसमें सबसे पहले इनकी स्टार्ट होती है रनिंग होती है, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह
फिर उसके बाद इनकी शैडो बॉक्सिंग होती है। शैडो के बाद इन्होंने वो बैग्स जो होते हैं वहाँ पे हमने लगाए हुए, उन पे टाइम होता है। इसी तरह कंप्लीटली करके फिर इनकी स्पारिंग वगैरह होती है, आपस में फाइट उसको कहते हैं। और अदरवाइज यही होता है कि इसके बाद वो बैली की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करके तकरीबन पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारे फैसलाबाद के अंदर बॉक्सिंग के हवाले से पोटेंशियल कितना देखते हैं? इन 2 सालों में 3 सालों में बॉक्सिंग जो है वो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। अगर पीछे देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान टीम में हमारे 7-8 प्लेयर जो थे हमारे क्लब के, हमारे फैसलाबाद के थे। और उस अगर 1997 तक हम देखें तो हमारी बॉक्सिंग बहुत अरूज पे थी। और उसके बाद आहिस्ता 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 जो प्लेयर्स थे वो डिपार्टमेंट्स में चले गए, और डिपार्टमेंट्स के बाद जो बॉक्सिंग चलती रही, जैसी भी चली, बहुत अच्छी चली। अब ये है कि अब 2-3 साल हुए, अब बॉक्सिंग में हमारे पास तकरीबन 50 बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं शाम को, बॉयज़, और 10 के करीब जो लड़कियां हैं वो ट्रेनिंग कर रही हैं। तो पहले हमारे पास तो एक बॉक्सिंग रिंग भी नहीं होता था, और बॉक्सिंग रिंग क्या, हमारे पास एक ग्राउंड में हम लोग लगे होते थे। तो बाद में हमने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, उस बिहाफ पे हम लोगों को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, उसमें गवर्नमेंट ने, डिविजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें एक बॉक्सिंग रिंग जो था वो मुहैया करके दिया। वो भी काफ़ी महंगा, यानी कि इटली से उन्होंने परचेज करके हमें दिया है वो। अच्छा, बॉक्सिंग के सामान के हवाले से बात करें तो वो मेरा ख्याल है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है दूसरे खेलों से। बहुत ज़्यादा, यानी कि अब ये देखा जाए कि अगर ये सामने ग्लव्स पड़े हैं, ये भी मेरे ख्याल से जो पिछला बजट था उसमें ये हमने परचेज किए थे। तो अब जो न्यू है उसमें हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ये बच्चों के पास अपना एक किट बैग होना चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉक्सिंग में इस वक्त प्रोफेशनली खेल रहे हैं हमारे फैसलाबाद में? जो है वो हमारे माशाल्लाह से तकरीबन 30 से 35 बच्चे जो हैं बॉक्सर जो हैं वो खेल रहे हैं, फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तकरीबन पूरे अगर डिवीजन में हम देखा जाए तो हमारे डिवीजन में तकरीबन 100 से 150 बच्चा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है इस वक्त। तकरीबन 30 से 40 क्लब जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, पोटेंशियल कितना है? स्टूडेंट्स यहाँ के कैसे हैं बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेके जब खेलते हैं? आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना नाम बना सकेंगे? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि इनको अगर इन पे थोड़ी सी तवज्जो और दी जाए तो ये कैंप्स लगने चाहिए, कोई नेशनल कैंप्स इनको अगर मिले तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। और इसमें नो डाउट कि कोई शक नहीं है कि ये बच्चे जो है वो खेल सकेंगे। जैसे कि अभी वो 90 कवर्ड में बच्चों का जो है बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसमें ऑनलाइन शैडो बॉक्सिंग करवाई। उसमें मौजमा 2nd पोजीशन पे आई पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ऑनलाइन करवाया ऑनलाइन गया? और इसको जज कैसे किया गया? वो जजेस जो थे वो ऑनलाइन बैठे हुए थे, वो नेटवर्क पे, यानी कि उनको हमने वीडियोस जो थी वो भेजी, उन्होंने वो पूरे उसको चेक किया। हमारी एक हम लोग एमेच्योर बॉक्सिंग खेलते हैं, एक एमेच्योर बॉक्सिंग जो ज्यूरी होती है वो उनके मेंबर्स बने। फिर हम लोगों ने सब प्लेयर की जो है वो वीडियो बना के उनको सेंड की। तो फिर उनमें से पॉइंट जो थे वो सब पूरे पाकिस्तान में से कोयटा, जो पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे इलाकों के जितने भी तकरीबन 500 से 600 से करीब जो थे बच्चे, उन्होंने अपनी जो थी शैडो बॉक्सिंग की वीडियोस वो सेंड की। उनमें से हमारे फैसलाबाद के माशाल्लाह से एक मौजमा अली 2nd पोजीशन आई पूरे पाकिस्तान में से, और एक हमारी लड़की और है वो 3rd पोजीशन पे आई थी। तो इस तरह टोटल ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। बिल्कुल ठीक है जी। मौजमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मौजमा, जब आप इस स्पोर्ट को ज्वाइन किया आपने, मुश्किलात तो आई होंगी, घर वालों ने कहा होगा आप बॉक्सिंग की तरफ चले गए, आपको तो पढ़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, बॉक्सिंग तो लड़कों का काम है। जी बिल्कुल, घर वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि आप लड़कियों, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने प्राइवेट स्कूल में मैं स्टडी करती थी, प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान नहीं था। तो मैंने प्राइवेट स्कूल से स्टडी छोड़ के गवर्नमेंट मैंने स्कूल में आई, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मैं आई थी। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ घर बताए बगैर ट्रेनिंग की है। तो जब एक इवेंट आ गया, वहाँ से हम नाम हमारे लिखे गए, तो हम वहाँ से मेडल्स वगैरह लेके आए। तो घर जाके दिखाया कि हम खेल के आए हैं, मेडल्स मिले। तो घर वालों ने जब देखा वो खुश हो गए।
तो उन्होंने फिर वहाँ से कहा कि आप गेम कर लो, तो फिर वहाँ से मैंने गेम स्टार्ट की और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं हैंडबॉल, फुटबॉल, मैंने ये सारी गेम्स की, फिर मैं बॉक्सिंग में आई। यानी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने बॉक्सिंग ही नहीं, हैंडबॉल और दीगर फुटबॉल गेम्स, किया है, हैंडबॉल किया, एथलेटिक किया मैंने, हॉकी उनमें भी किया। मेडल्स जीते हैं आपने? जी उनके भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ बॉक्सिंग के मेडल्स लेके आई हूँ। यानी आप दूसरी खेलों में भी इंटरेस्टेड हैं और वहां से भी मेडल्स लेके आई हैं, और उसके बाद बॉक्सिंग में भी आप? लेकिन बॉक्सिंग में मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बॉक्सिंग ज़्यादा अच्छी लगती है और इस वक्त मैं कोई भी गेम नहीं करी सिवाय बॉक्सिंग के। मतलब आपको बॉक्सिंग अच्छी लगती है। अच्छा, ट्रेनिंग करते हुए कभी लड़कियों के साथ ही ट्रेनिंग की है या लड़कों के साथ भी नहीं। आपने उनकी भी मार पिटाई की है आपने? नए लड़कों के साथ भी हमारी ट्रेनिंग होती है और हम अलग भी ट्रेनिंग करते हैं। तो लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते वक्त लड़के हैं, हम जो लड़की हैं ट्रेनिंग करते हैं, करते करते चलो थोड़ा सा बैठ गए हैं, सांस ले, लेकिन जब लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं वो बैठने नहीं देते, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, तो हम उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ साथ हम अपनी। रिंग में कभी लड़ाई हुई है? जी रिंग में हमारी स्पारिंग होती है, हफ्ते में 1-2 बार जरूर होती है। तो खूब पीटते हैं? जी मारते भी हैं और खाते भी हैं, नाकआउट ना कभी किया है और ना कभी हुए हैं। ठीक 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 ठीक। तो मौजमा से डरना चाहिए जनाब, आपको तो बॉक्सिंग में लड़कों को भी पीटती हैं, तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती हैं। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद ही इतना एक्सपीरियंस आता है कि आप ऑपोजिट जो जिनसे उसमें भी आप गिरफ्त रखती हैं, उनको भी मार पीट सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लड़कियों को भी गेम करनी चाहिए, आजकल के जैसे हालात हैं, तो जब बाहर जा सके वो। यानी आप पैगाम दे रही हैं उन तमाम लड़कियों को जिनको कोई ना कोई बाहिर तंग करता है जी कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए और डट के उनका मुकाबला करना जी चाहिए। बिल्कुल। कब तक घर में बैठे रहेंगे लड़कियां डर के, तो उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, गेम करनी चाहिए और लड़कों की तरह बन के रहना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ सानिया भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सानिया, आप बताइएगा रोजाना की क्या रूटीन होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो कि आप ग्राउंड के अंदर करती हैं? ग्राउंड में तो सभी एक्सरसाइज होती हैं, बॉक्सिंग में तो सभी एक्सरसाइज होती हैं। बॉक्सिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आप करती हैं? बैली की होती है, ठीक है, पाँव की, और एक्सरसाइज वगैरह भी आप करते हैं? रनिंग भी करते हैं आप? जी रनिंग भी करते हैं, शैडो भी करते हैं। ठीक जी। हमारे साथ कोच भी इनके मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। पोटेंशियल किस तरह से जज करते हैं? आपके इस स्टूडेंट के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, फिर उसको ट्रेनिंग भी उस हिसाब से दिलवाते होंगे आप? बेसिकली जो प्लेयर्स जो होता है ना, वो कोच को पहले पता चल जाता है कि जिस दिन वो पहले दिन आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो खेलने के काबिल है या नहीं है, इसमें स्पार्क है या नहीं, इसमें है करंट है, इसमें नहीं है। जैसे कि मौजमा है, मौजमा बेसिकली हमारी क्लब की जो है वो सबसे यानी कि सख्त जान लड़की है। अच्छा। जो बॉयज के साथ भी खेल लेती है और इसको कोई हरा नहीं पाता कोई। यानी मौजमा एक सख्त जान लड़की है, इनको पिछाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। मौजमा जो है वो मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा फख्र है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी लड़कियां जो हैं वो आगे आएँ और आगे आकर ये खेलें और मौजमा जैसा बन के दिखाएं। तो मौजमा को इंटरनेशनल लेवल पे कब खिला रहे हैं आप? इंशाल्लाह ये नेशनल पे सिल्वर मेडलिस्ट हो गई है। अब इंशाल्लाह उसके साथ ही 19 का वर्ल्ड ये लग गया उस कोरोना वगैरह, तो इंशाल्लाह इसके बाद इसकी हमने इसका पासपोर्ट वगैरह अप्लाई किया है, वो बनाएगी, फिर इंशाल्लाह इसको हमने। चलें जी, हम विश करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलें और मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू के ऊपर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौजमा हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू जो है उनके साथ करते हैं। मौजमा, सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन आपको किसने दिया? कौन सा ऐसा मैच था जो आपको बड़ा याद है? मुझे जो टफ लगा वो नेशनल गेम्स पे जो हुई थी मेरी फाइट, वही मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा। उसमें क्या खास बात थी? क्योंकि वो मेरी पहली नेशनल गेम्स थी और 33 थी वो नेशनल गेम्स और वो मेरी पहली थी, तो इसलिए वो मुझे टफ लगी थोड़ी सी, लेकिन मैंने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह विन की थी। अच्छा, रिंग में सबसे ज्यादा मार किससे पड़ी अब तक आपको? रिंग में सबसे ज्यादा मार गर्ल्स में से तो मैंने किसी से भी नहीं खाई ज्यादा, और बॉयज के साथ जब होती है तो हमारी टीम का एक लड़का है तलहा, तो उसके साथ जब होती है तो उसे थोड़ी सी तलहा से मार खाते हैं या उसे मारते भी हैं आप? नहीं, उससे खाते हैं, और वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो पंच से बच भी जाता है, तो इसलिए हम उसे जब मारने की कोशिश करते हैं वो इधर को निकल जाता है, कभी इधर को निकल जाता है, तो उससे लड़ना हमारे एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव। तो आप भी वो एक्टिवनेस सीखे ना, किस तरह से आपने पंचेस से बचना है और किस तरह से अटैक करना है?
जी बिल्कुल, हम सीखते हैं, हमारे सर हमें सिखाते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। जी। तो वैसे गली के मोहल्ले के कभी आते जाते किसी ने तंग तो नहीं आपको किया नहीं, होगा कि जनाब मोहल्ले में- मौजमा को नहीं छेड़ना, वरना मौजमा का पंच जो है वो नॉकआउट कर देता नहीं, है? मोहल्ले में कभी किसी ने तंग नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि मैं करती हूँ, और जहाँ पे हम करते हैं वो वहाँ पे आके देखते भी हैं करती है, तो इसीलिए कभी नौबत नहीं आई कि कोई तंग करे। ठीक है, हमारे साथ सानिया भी मौजूद है, सानिया से भी बात करते हैं। सानिया, आप बताइएगा कि डाइट क्या लेती हैं आप, डाइट किस तरह से अपनी फॉलो करती हैं, क्योंकि एक सख्त जान होने के लिए खाने भी उस तरह के खाने पड़ते हैं बंदे को। खाने तो जो मिलता है हम खा लेते हैं। ठीक है, प्लेयर मतलब आपको रोटी मिल रही है, घर में रोटी खा रही हैं, चिकन मिल रहा है, चिकन खा रही हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है? नहीं। ठीक है जी, हमारे साथ कोच भी इनके मौजूद हैं, कोच से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, अगर किसी ने बॉक्सिंग में आना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त उम्र का कौन सा होता है? किस उम्र में आ जाना चाहिए ताकि आपको ट्रेनिंग लेके एक प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पे आप फील्ड के अंदर आ सकें? बेसिकली बच्चे की जो उम्र होती है वो 10 से 15 साल के दरमियान में बच्चे को किसी न किसी स्पोर्ट्स में ऐड हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब वो 10 से 15 साल के अंदर जो भी सीखता है वो पिक करता है, वो जो चीज़ हम बताते हैं वो सीख लेता है, और वो सीखता, और जब वो उम्र में जाता है 15 से 18 साल की या 19 साल या 20 साल के, जो अगले उसके 5 साल होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं उसकी लाइफ के लिए, क्योंकि आगे उसने बनना होता है कि उसकी लाइफ ने नया जन्म लेना होता है कि मैं अब क्या बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, मैंने कहाँ जाना है, उसकी लाइफ वो जो है। अब जैसा कि मौजमा बता रही है, कोई लड़का हमारा तलहा है, वो मेरे पास आया था 12 साल की उम्र में, अब वो उसकी एज जो है वो तकरीबन 16 से 17 साल है। अब अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी खिलाएंगे तो वो मेरे ख्याल से विन होगा, इतना ज़बरदस्त, और छोटा बच्चा है अभी। तो और यानी कि हैवी प्लेयर को, हैवी वेट प्लेयर को भी वो अपने आगे वो टिकने नहीं देता। वो इतनी उसके अंदर पावर है, उसके पंच में पावर है, और उसके अंदर टेक्निक ऐसी आ गई है। तो वो मेरे ख्याल से 5-6 साल उसकी जो है वो बेहतरीन जो उम्र के थे वो उसने खेलें। अब जो है उसका फल लेने का टाइम आया कि वो किसी न किसी जगह पे अभी हम खिलाते हैं उसको, वो गोल्ड से कम नहीं लेता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसके लिए शौक भी होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अगर शौक नहीं है तो आप किसी चीज को दिल से नहीं खेलेंगे तो उसमें मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आपको किसी ना किसी चीज में मुकाम बनाने के लिए उससे आपका शौक जुड़ा होना चाहिए, आपका पैशन जुड़ा होना चाहिए, ताकि आप दिल से उस चीज को तस्लीम भी करें, उसमें मेहनत भी करें, और मेहनत लगा के जब काम करेंगे तो अल्टीमेटली सक्सेस जो है वो आप ही के पास होगी। तो आप क्या समझते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मजीद आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस फील्ड की तरफ नहीं आ रहे? देखिए, जो महंगाई देखी जाए तो बच्चे आते हैं तकरीबन, अगर पिछले हफ्ते की तादाद देखी जाए तो तकरीबन 50 से 70 के करीब जो बच्चे थे वो आ रहे थे। अब यकदम से लॉकडाउन, थोड़ी सी नरमी आई है तो बच्चे जो है वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज के लिए थोड़े से बिजी हो गए हैं। तो इस हवाले से हमें ये है कि बस बच्चों को आना चाहिए, अपनी 1 घंटा 2 घंटे जो है वो अपनी ट्रेनिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, बकाया अदर काम है वो करें अपने। ठीक है, टूर्नामेंट्स कितने जरूरी हैं हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट को सामने लाने के लिए? टैलेंट को सामने लाने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि हमें हर मंथ जो है वो बच्चे को कोई ना कोई इवेंट मिलना चाहिए। उससे बच्चे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, और बच्चा खेल रहा, जितना वो खेलेगा उतना उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, वो उतना ही बेहतर खेलेगा, उतनी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने ज़्यादा इवेंट हों हर मंथ में, बेशक 2 इवेंट हों, नहीं हो सकता बजट नहीं है तो तकरीबन 1 इवेंट जो है वो लाजमन हर मंथ में होना चाहिए। तो अभी क्योंकि कोरोना वायरस खत्म हो गया, इवेंट्स का कोई सिस्टम शुरू हो रहा है? हाँ जी, ये अभी हम लोगों ने जो है वो मेरे ख्याल से 13 लाहौर खेल के आए बच्चे, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उन्होंने 2nd पोजीशन आई है फैसलाबाद की। तो अब जो है इंटर क्लब हम लोग करवा रहे हैं, जो फैसलाबाद में होगी बॉक्सिंग इंटर क्लब, तो उसमें ये 22 से 26 तारीख तक होगा। ये पूरे फैसलाबाद डिवीजन के जितने भी क्लब्स होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 टीमें बॉक्सिंग की बनेंगी, वो खेलेंगी। फिर हमने नवंबर में जो है, नवंबर-दिसंबर में हम लोग पंजाब इवेंट्स करवाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो बैनुल सूबाई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, कोविड से पहले कितने इवेंट्स हो जाते थे फैसलाबाद रीजन की अगर बात की जाए? महीने में एक आधा
कोई ना कोई इवेंट रखा होता था इन्होंने? वो यानी कि रूटीन वाइज जो थे वो हर मंथ में एक इवेंट जो आ जाता था, वो एक इवेंट आ जाता था। मौजमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मौजमा, इन दूसरे फुटबॉल से या दूसरे खेलों से आप जब शिफ्ट हुई इस तरफ, तो आपको किस तरह से महसूस हुआ कि इसकी ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं और इसको बाय प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका कहना है उनमें भी मेडल्स आपने हासिल किए? सबसे पहले मैंने स्कूल में हैंडबॉल स्टार्ट की थी, तो उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब गेम्स की। स्कूल में हम पहले जूनियर थे, जब स्कूल में टीम जो होती है जूनियर, वो जब सीनियर हो जाती है तो स्कूल में जब भी कोई इवेंट आता है तो उन्हें हर इवेंट में ना भेज दिया जाता है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे एथलेटिक हो, कोई भी हो। तो जब स्कूल ख़त्म होगी स्टडी, तो फिर उसके बाद मैंने बॉक्सिंग में आई थी। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में आने के लिए बोला था, तो मैं एक दिन गई हूँ, मैंने 1 हफ्ता किया, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता 1 मंथ कर लिया, 2 मंथ हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी बॉक्सिंग, तो इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई। बाय प्रोफेशन आप इसी में आ गई? जी बिल्कुल। अच्छा, समटाइम होता है ना कि वालिदैन की तरफ से कहा जाता है कि आप जब एक्सरसाइज करती हैं लड़कियां तो उनके हाथ सख्त हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक होता है कि लड़कियों में एक नज़ाकत होती है, वो नज़ाकत किसी हद तक कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं मुझे ना लगता है। बॉक्सिंग में हम करते हैं तो, लेकिन खुद को भी हम मेंटेन रखते हैं, तो जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि चलने में थोड़ा सा जो होता है वो फ़र्क आ जाता है, लड़कों की तरह चलने लग जाते हैं, तो ताकि कोई ये ना कि एक लड़की जा रही है जी इसको कुछ भी कह दो, तो नहीं, लेकिन लड़कों की तरह हम चलते हैं। और घर वाले कहते हैं कि आपकी जो बोलने का वो जो बोलते हो स्टाइल वो थोड़ा चेंज हो गया, बैठने का स्टाइल चेंज हो गया, चलने का आपका स्टाइल चेंज हो गया, लड़कों की तरह स्पोर्ट्स वुमेन्स जो होती हैं ज़्यादातर वो अपने ट्रैक सूट्स में ही रहती हैं और उस तरह से बनाव श्रृंगार नहीं करती जैसे आम लड़कियां करती हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आपके जो स्कूल्स की फेलोज होंगी या कॉलेज फेलोज होंगी, उनको भी फिर थोड़ा सा फर्क डिफरेंस महसूस होता है, यार ये कल क्या थी और आज क्या बनी हुई है, थोड़ा सा फर्क तो आता है? जी आता है, लेकिन मुझे शुरू से ही लड़कियों की तरह बनने का कोई शौक नहीं था, जैसे वो तैयार होकर रहती हैं स्टाइल वगैरह नहीं, मैं शुरू से ही सिंपल हूँ, स्पोर्ट्स में आने से पहले भी और स्पोर्ट्स में आने के बाद भी। ठीक है। अच्छा, आपके जो पढ़ाई है उस हवाले से भी हमें बताइएगा, कहाँ तक पढ़े हैं और पढ़ाई कंटिन्यू की है या अभी स्पोर्ट्स पे ही जोर है? नहीं, अभी तो फिलहाल स्पोर्ट्स पे ही जोर है। हाँ, स्पोर्ट्स मतलब... कर लो या स्टडी कर लो, तो कुछ ऐसे होते हैं 100% में से 10% जो लड़कियां होती हैं वो स्पोर्ट्स भी कर लेती हैं और स्टडी भी कर लेती हैं, लेकिन मैं ज्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करती हूँ, क्योंकि ये एक मुकम्मल टाइम देने वाली चीज है और जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे इसमें नाम नहीं बना पाएंगे, और अगर आप 2 कश्तियों में सवार रहेंगे तो मोस्टली बंदा डूबता ही नजर आता है, क्योंकि आप ना तो फिर इसे टाइम दे पाएंगे, ना पढ़ाई को टाइम ठीक तरीके से दे पाएंगे, ना तो उसमें नाम बना पाएंगे ना इसमें नाम बना पाएंगे, तो ये इन दोनों चीज़ों को लेके बराबरी पे चलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसे ही टाइम दे रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दुनिया भर में इससे अपना नाम जो है वो आप रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, घर वाले फोर्स करते हैं स्टडी के लिए भी, लेकिन वो जितना मर्जी फोर्स कर लें, फोकस इस पे रहना है स्पोर्ट्स पे, तो कोई फायदा नहीं है उनका फोर्स करने का भी। तो मुझे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही है ज़्यादा दिलचस्पी, तो मैं स्पोर्ट्स ही करती हूँ, स्टडी बस साथ साथ जितनी हो सकी आपने कंटिन्यू की। अब स्पोर्ट्स पे ऊपर ज्यादा जोर है, इसी के अंदर अपना नाम बनाया जाए। चलें जी, जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब, हमारे यहाँ पे एक स्कूल है गट्टी, उसके अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनमें बड़ा टैलेंट देखने को मिलता है, और वहाँ पे मल्टी टैलेंटेड लड़कियां हैं, क्रिकेट की भी प्लेयर होती हैं, फुटबॉल की भी, हॉकी की भी, बॉक्सिंग की भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो उनके अंदर टैलेंट मौजूद होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि गट्टी वाली जो साइड है वो बेहतरीन यानी कि प्लेयर्स उस इलाके से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलते हैं। अच्छा, उस खित्ते में, उस जगह में स्पेसिफिकली क्या बात है कि उस स्कूल पे मुझे अल्लाह का कोई करम लगता है, मतलब इतने प्लेयर्स वहां से निकलते हैं, इतने प्लेयर्स निकलते हैं वहां से। मैं आपको उस एरिया की बात बता दूं, वहाँ पे एशियन चैंपियंस जो है बॉक्सिंग के हमारे शौकत अली चट्टा साहब, जो 4 टाइम एशियन चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, और बेहतरीन बॉक्सर जो हैं वो फैसलाबाद का उनको आज़ाद हासिल है और वो आर्मी की तरफ से खेलते रहे हैं, अब वो रिटायर्ड हो गए, वो भी उसी एरिया के हैं। और एक और हैं दिलदार साहब, उनकी हाइट माशाल्लाह 6 फुट तकरीबन 6.5 फुट ही बनती है, तो वो भी आर्मी के सबसे बेस्ट बॉक्सर हैं, वो भी फैसलाबाद से बिलोंग। और सबसे पहले जो ओलंपियन हुए हमारे जो थे कैप्टन सुल्तान महमूद साहब, वो भी फैसलाबाद से ही इसी एरिया से थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, हमारा
एक खित्ता, एक जगह एक ऐसी भी है जहां से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौज़मा के कोच साहब मौजूद थे और गट्टी स्कूल के हवाले से खास तौर पे बात की जा रही थी कि हमारे उस रीजन के अंदर से बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत सारी खेलों के, जो कि वहां से निकले। तो आखिर वहां पे पोटेंशियल क्या है? क्या उस स्कूल के अंदर खास तौर पे स्पोर्ट्स के ऊपर ही तवज्जो दी जाती है जिसकी वजह से इतने प्लेयर्स वहां से निकलते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं वो पढ़ते भी हैं, लेकिन बेसिकली एक मिट्टी होती है, उसमें एक कुदरती पावर होती है। वो उस स्कूल या उस एरिया से गट्टी दूसरे जो मुल्का इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर है। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग बॉक्सिंग जो है उधर प्रमोट करें, कोई क्लब एक दो जो हैं वो उधर बनाएं, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। उधर कोचेज़ जो हैं वो हम मुहैया करके दें उनको। अच्छा, अब तक शहर के अंदर कितने क्लब्स हैं जो कि ख़वातीन की बॉक्सिंग के लिए और मर्दों की बॉक्सिंग के लिए काम करते हैं? तकरीबन 10 जो हैं बॉक्सिंग क्लब जो फैसलाबाद के अंदर हैं इस वक्त जो। और कितने स्टूडेंट्स हैं इन 10 क्लब्स के अंदर? इन 10 क्लब में तकरीबन हर क्लब में जो हमारे पास है वो 50 है, बाकी जो है वो 10 है, कोई 20 है, या 15 के करीब इस तरह राउंड अबाउट चल रहे हैं। और वुमेंस जो हैं वो तकरीबन 2 ही हैं। जो एक हमारा उसमें हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है गुलाम मोहम्मद अब्बास, जो जिम्नेजियम नया बनाया है, वो आज़ाद ख्याल कासरो, आज़ाद कासरो और MNA साहब की वजह से वो ओपन किया, नहीं तो वो काफ़ी अरसे से बंद था। अब उसमें अगर सारे क्लब की अगर देखी जाए तो ऑल ओवर उसमें बाकी गेम की भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा रश होता है। रश में बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, करते हैं, खेलते हैं। और इसी तरह हमारा एक और क्लब हमने बनाया मदीना टाउन में, वो हमने अपनी प्राइवेट जगह पे जो रेंट पे करके हम लोग उस पर बॉक्सिंग चला रहे हैं। वहाँ पे भी वुमेन है और बॉयज़ का भी टाइम होता है उसका स्पेशल, 3 से 6 और बाकी जो है वो रात से 8 से। अच्छा, दूसरे मुल्कों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे अलाउंसेस कितने दिए जाते हैं? स्पोर्ट्समैन और वुमेन्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? हमारे यहाँ कैसे किया जाता है? देखिए, यूरोप का अपना एक, बाहर के मुल्कों का अपना एक रूल है। वहाँ पे प्लेयर्स को जो है अकोमोडेट किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी किया जाता है। वो इस तरह किया जाता है कि प्लेयर्स को आर्मी ले जाती है या वापडा में भर्ती कर लेते हैं। अदरवाइज बाकी जो है वो अब उस पर जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बाकी जो गेम है प्राइवेट तौर पे वो सिर्फ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट या डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वही उन्होंने जो उनके पास होता है वो कर देते हैं। बाकी स्पेशली कोई नहीं। ठीक है, हमारे साथ मौज़मा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मौज़मा, अपने इस प्रोफेशन से खुश हैं आप? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बाकी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन आपसे दूसरी लड़कियां तो देख के लेती हों कि मौज़मा इतनी एक्सपर्ट होगी और इतनी अच्छे तरीके से इस खेल में खेल रही है, तो उनको भी दिल करता होगा उनका भी इस खेल में आने के लिए? जी, उनका बिल्कुल दिल करता है, लेकिन वो स्टडी पे भी फोकस करती हैं और फिर उनको मसला बनता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि आप यहाँ पे आओ। लेकिन उनके अंदर वो जो जज्बा पैदा हो जाता है देख के, तो वो फिर कहती है हम ज़रूर आएंगे। तो ये अब उन पे डिपेंड करता है वो आती हैं या नहीं आती। हम ज़रूर कहते हैं उन्हें। तो दोस्तों के साथ जब आप मिलती होंगी वो आपको कहती तो होंगी, मौज़मा आप इतने मेडल्स आपने हासिल कर लिए, बहुत अच्छा आप खेल रही हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। जी, ये कमेंट्स तो मिलते रहते हैं फ्रेंड्स से, घर वालों से। तो पहले घर में प्रॉब्लम थी कि नहीं करनी, लेकिन अब वो भी करते हैं सपोर्ट कि आप करो और नाम रोशन करो, हमारा भी और अपना भी। तो इसलिए उनकी वजह से जो घर वाले सपोर्ट करते हैं तो फिर थोड़ा सा और जज्बा आ जाता है कि अभी हमें करना ही है, तो बस करते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का भी आपका मन करता होगा और कोशिश भी करते होंगे कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप खेल चुके हैं, एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हैं। दूसरे मुल्कों की टीमों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जब आपके मैचेस होते हैं, आपको पता चलता है कि वो ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से इस खेल के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आपका भी मन करता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलें? जी बिल्कुल, ये हर प्लेयर की विश होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक जाए, और ये जैसे सबकी है वैसे ही मेरी है। नेशनल लेवल तक मैं गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब जाऊँगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
हम अपने क्लब का और पूरे मुल्क का नाम रोशन कर पाएंगे। और मैं यही दुआ है कि हम जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल लेवल भी खेलें। ठीक है जी, हमारे साथ जुबैर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे बॉक्सिंग के जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं अभी? हमारे पास तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो हमारे जो बॉक्सर थे वो खेल चुके हैं और अपना बहुत अच्छा रिस्पांस दे चुके हैं वो। अच्छा, मोहम्मद आमिर भी हमारे पाकिस्तानी निजात हैं और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपना नाम रोशन किया, हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है। और यही नहीं, वक्तन फ़वक्तन वो पाकिस्तान आते भी रहते हैं, यहाँ के बॉक्सिंग क्लब्स का विज़िट भी करते हैं, बच्चों को कुछ जितना टाइम होता है उस हिसाब से ट्रेनिंग भी काफ़ी हद तक देते हैं। तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती होगी बहुत सारे बच्चों को। जी बिल्कुल, उनकी तरफ देख के मिलती है एक्सप्रेशन। और उसके अलावा और भी बॉक्सर हैं, उस्मान वसीम, मोहम्मद वसीम है, इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो भी प्रोफेशनल में है उसमें। उसके बाद एक उस्मान वजीर आ गया है, एक और है आसफ है लड़का। ये 4-5 लड़के जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो हैं वो अब इन्होंने कदम रखा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम भी बहुत अच्छा बॉक्सर है। बेसिकली अगर आमिर खान को देखें तो वो यहाँ पे उन्होंने एकेडमी बनाई हुई है, ठीक है वो बनाई, लेकिन जो हमारे प्रॉपर पाकिस्तान के जो बॉक्सर हैं वो मोहम्मद वसीम है, उस्मान वजीर है और एक और लड़का है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, आसिफ। तो ये हमारे लिए हमारा असासा है। हम बिल्कुल हमारा असासा है। और जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो ना सिर्फ आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि दिखाते हैं कि हमारे खित्ते और हमारी मिट्टी के अंदर कितना जोश जज्बा है और उनके खून के अंदर वो दौड़ता हुआ नजर भी आता है। मौज़मा, आप क्या कहेंगी, आपको कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इंस्पायर करते हैं, जिनको देख के आपका मन चाहता है कि इनकी तरह बॉक्सिंग करूं, इन जैसा नाम बनाऊं? जैसे आपने बोला आमिर बॉक्सर हैं जो, वो उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉक्सिंग। तो उनकी फाइटें हैं जितनी मैंने देखी है वो विन नहीं की हैं, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, उनका बॉक्सिंग स्टाइल आपको पसंद है? कोई खास स्पेसिफिक स्टाइल होता है ना, सिग्नेचर स्टाइल होता है हर एक का, बॉक्सिंग के अंदर भी दूसरी चीज़ों। आपको उनका कौन सा स्टाइल है जो ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन से पंचेज हैं जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बॉक्सिंग में वो जब फाइट होती है तो दूसरे मुखालिफ जो टीम का जिसके साथ फाइट हो रही है उससे बचने का स्टाइल है उनका, वो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ सीखती हैं, उनकी वीडियोस देखती हैं आप? जी बिल्कुल देखती हूँ। और वैसे ही है हमारे क्लब में, जैसे सर बता रहे थे, हमारे क्लब में एक लड़का तलहा है, वो मुझे लगता है वो सेम उनके जैसा ही है, उनके जैसे खुद को कवर करता है, जिसके साथ फाइट हो रही है उसे उसके पंचेस से खुद को बचाता है, मुझे वो सेम वैसा ही लगता है। अच्छा, आप कोशिश करती हैं कि कोई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर देखें, कुछ सीखें उनसे, कोई स्टाइल सीखें, कोई दाव पेज सीखें? क्योंकि इसमें भी पंचेस के दाव पेज होते हैं, अगर कोई बच रहा है तो उसमें भी पॉइंट लेने के लिए किसी ना किसी तरह आपको पंच करना होता है उनको। जी बिल्कुल देखते हैं, और वही जो हम वहाँ पे देखते हैं वो क्लब में हमें सिखाया जाता है, तो इसलिए जो क्लब में हमें सिखाया जाता है हम ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो हमारे सर हमें सिखाते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना रिंग में, तो हम वही ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी जो स्पोर्ट्स कमेटी है उसको कोई फंड्स दिए जाएँ, ख़वातीन को ग्राउंड्स दिए जाएं, कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएं जहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग कर सके, इनको मंथली अलाउंसेस दिए जाएं जिससे अपने घर का सिस्टम जो है वो चला सके? जैसे सर बता रहे हैं कि पहले हम एक ग्राउंड में करते थे, हमारे पास रिंग भी नहीं थी, तो अभी उन्होंने एक हमें क्लब दिया है प्रॉपर, तो रिंग भी दिया उन्होंने, काफ़ी ये जो इन्होंने दिए हैं, तो उनको जैसे जैसे पीछे से आ रहे हैं वो वैसे वैसे आगे से दिए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी पीछे से उनको नहीं आ रहे इसलिए वो हमें नहीं दे रहे। अच्छा जी, डिलीवर जो वैसा किया जाता है, लेकिन जब नहीं किया जाता, कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आ रहे, गवर्नमेंट को भी तो कोई चाहिए ना कि फंड्स प्रोवाइड करें, इनसे कोई लिस्टें मंगवाएं और लिस्टें मंगवा के प्लेयर्स के कोई मंथली अलाउंसेस लगाए जाएँ। अब ये है कि बजट आ रहा है, जैसे कि जून में बजट जो था वो क्लोज हो गया, अब नया बजट जो है वो इशू हुआ है, उसमें मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी लोग हैं उनको फंड्स इन्होंने जारी किए हैं, तो मेरे ख्याल से इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये बजट जो है वो जारी कर देंगे, प्लेयर्स पे लगाएंगे। तो बाकी ये रही बात कि मौज़मा ठीक कहती है, ये बच्चे जो हैं इनके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि ये वुमेन्स प्लेयर हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है घर से निकलना और इस टाइम पे गेम करना है, और इस लेवल पे गेम करने के लिए हर प्लेयर्स का जो है वो उसको चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, आप खुद कैसे इस खेल में आए? मैं 93 से मैं
स्टार्ट किया था 6ठी क्लास से, फिर उसके बाद मैंने 2005 में मैंने स्टॉप किया था और मैं नेशनल लेवल तक खेला और जैसा भी खेला। इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मौका मिला आपको? नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया, सिर्फ नेशनल लेवल पे मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। बॉक्सिंग में ही ऐसा क्या चाम था कि आप इसी खेल की तरफ राग़िब हुए? बेसिकली मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे लेके आए और एक बार टीम जानी थी कोयटा और उसको पंच लगा तो उसकी पूरी आंख जो थी ना वो नीली हो गई। तो उसके दादा अबू ने कहा छड़ दे गेम, वो गेम छोड़ के चला गया और मैं उस दिन से लेके आज तक जो इसी गेम से जुड़ा हुआ हूँ। मौज़मा, आपकी आंख पे कभी पंच लगा है? ब्लू हुई है कभी आपकी आंख? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और आपने किसी की हो? जब मैं गेम में नई आई थी तो जो मैं तलहा का आपको बता रही हूँ, उसी के साथ मेरी फाइट हुई थी, तो उसकी मैंने पंच किया था नोज पे, उसकी नोज से खून निकलने लग गया था, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करनी चाहिए, तो तब से मैं ये गेम करती हूँ। ठीक है। वो पहला था जिसके मैंने ऐसे चोट लगाई थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गर्ल्स के साथ होती है। गर्ल्स के तो अगर हम पंच करते हैं या वो हमें करते हैं तो उनका जो फेस होता है वो बहुत नाजुक होता है, बैली बहुत नाजुक होती है, तो उनको हम अगर पंच करते हैं तो ऐसे उनके चोट लगती है। लेकिन लड़कों में से मुझे नहीं था कि मैं ऐसे कभी किसी की चोट लगा पाऊंगी, लेकिन वो सबसे अच्छा प्लेयर है हमारे क्लब में, तो मैंने उसी के ऐसे किया था। ज़ुबैर साहब, ट्रेनिंग इनकी किस तरह से आप करवाते हैं? क्योंकि दावपेश भी सिखाने होते हैं और उसके साथ साथ इनके हाथों को भी मजबूत पंचिंग से करना होता है ताकि जब किसी को पंच करें तो वो नॉकआउट भी हो सके। बेसिकली बॉक्सिंग में टेक्निक होती है, जो टेक्निक्स जो होती हैं वो पूरा आपका बॉडी है, बॉडी के आपके लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपके पाँव में लॉक्स होते हैं, आपने पंच मारना है, उसकी मूवमेंट किधर होगी वहाँ पे लॉक लग जाता है, आपका पंच यानी कि रुक जाता है। और लेफ्ट राइट पंच मारना है तो आपने इसकी लेफ्ट जो अपनी है लेग उसको कैसे आपने मूवमेंट में लेके आना है, वो हमारी मूवमेंट ही होती है। ये तमाम चीजें मैटर करती हैं और किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के आप चलते हैं और अगले से मैच जीतते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारा जो बॉक्सर जो है उसके बाजू मजबूत नहीं होने चाहिए, उसकी टांगे मजबूत होनी चाहिए, टांगे और टेक्निक मजबूत होनी चाहिए। किसी भी बिल्डिंग की जो है वो जो कहते हैं कि जमीन से उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत होनी चाहिए, तो इसी तरह बॉक्सर की भी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी, उसकी टांगे और पाँव जो है वो मजबूत हों, तो उसके पंचेस जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें पावरफुल होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आज के शो में आने के लिए। सानिया आपका भी बहुत शुक्रिया और मौज़मा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।